नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करने वाले हैं अपने संवाददाताओं के साथ और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि क्या जो केरल में घटना घटी थी प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काटने की, कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिए थे, उस मामले में मुख्य आरोपी फरार था, अब उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो क्या प्रोफेसर जोसेफ को अब मिलेगा इंसाफ? इस पर करेंगे बात। और इसके बाद फिर बात होगी कि आखिरकार कांग्रेस ने कह दिया ना अयोध्या जाने को लेकर। और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, विपक्षी गठबंधन के लगभग सभी नेता निमंत्रण को राम राम यानी कि ना कह चुके हैं। तो क्यों किया ऐसा और क्या दिक्कत है उनकी, इन सब पर आज की खास चर्चा होगी। इसके बाद बात करेंगे कि बिहार, जहां की सरकार, जहां की पार्टियां सामाजिक न्याय का दंभ भरती हैं, 2 महादलित बच्चियों के साथ निर्मम बलात्कार, एक की तो हत्या भी हो गई और एक अस्पताल में मौत से जूझ रही है, लेकिन खामोशी है, मुंह पर ताला जड़ा हुआ है। क्यों, पूछेंगे सवाल। और फिर यह भी बात कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार को बने हुए 8 महीने हो गए और अब जाकर 5वीं गारंटी लागू करने की बात हो रही है। तो क्या सामने में लोकसभा चुनाव को देखकर ऐसी बात कर रही है सिद्धारमैया सरकार? लेकिन सिद्धारमैया के जो सलाहकार हैं, आर्थिक सलाहकार, उन्होंने कहा है कि भाई माली हालत तो बहुत गड़बड़ है। करेंगे इन सब मुद्दों पर बात और सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आज दूसरा दिन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को मिल रही है मजबूती। अयोध्या से अहमदाबाद तक हवाई मार्ग का हुआ उद्घाटन। विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज रचा गया नया प्रयोग और नया इतिहास। अहमदाबाद से अयोध्या पहुंची पहली उड़ान। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 घोषित। लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। साथ में सूरत भी रहा अव्वल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को किया सम्मानित। कहा, 2047 तक भारत दुनिया के सबसे स्वच्छ देशों में होगा शुमार। कांग्रेस के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होने पर भाजपा का हमला। कहा, यह नेहरू की कांग्रेस है, गांधी की नहीं। राष्ट्र से जुड़े बड़े कार्यक्रमों से दूरी बना रही कांग्रेस का देश की जनता कर रही है सत्ता से बहिष्कार। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा, देश की प्रगति के लिए स्थिर और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। सीमा पर स्थिति सामान्य, लेकिन सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में हुई गड़बड़ी की जांच के सिलसिले में किया तलब। एनआईए ने केरल के बहुचर्चित घटना के अपराधी सावेद को किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए का इनामी अपराधी 13 सालों से था फरार। 2010 में केरल के न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का इस्लाम विरोधी सवाल पूछे जाने के कारण काट दिया था हाथ। और कर्नाटक में राहुल गांधी की 5वीं गारंटी होगी लागू। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस सरकार पर दबाव, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार ने कहा, राज्य की ठीक नहीं है माली हालत। ये थी इस समय तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की चर्चा आज केरल से, जहां पर 2010 का एक मामला था, तो करीब करीब 14 साल के बाद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये प्रोफेसर जोसेफ के हाथ काटने की घटना काफी चर्चित रही थी। एनआईए ने केरल के बहुचर्चित घटना के अपराधी सावेद को किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए का इनामी अपराधी
13 सालों से था फरार। लगभग 14 साल मान लीजिए, 14 सालों से लगभग ये आरोपी फरार था। दरअसल 2010 में केरल के न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का इस्लाम विरोधी सवाल पूछे जाने के कारण हाथ काट दिया गया था। चर्च से प्रार्थना कर लौट रहे प्रोफेसर जोसेफ का अपराधियों ने परिवार के सामने ही हाथ काट दिया था और बम फेंककर सबको डराने की कोशिश की। बाद में इस मामले को एनआईए को सौंपा गया था, तो अपराधियों की धरपकड़ मुश्किल थी, क्योंकि पीएफआई इस मामले में संलग्न थी और अपराधियों को संरक्षण दे रही थी। तो केरल में पीएफआई ने एक संदेश देने के लिए प्रोफेसर जोसेफ का हाथ काटा था, ताकि लोग दोबारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकें और किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकें। पीएफआई की तालिबानी सोच की निंदा सभी दलों ने तो की थी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई रुकी हुई थी, कार्रवाई हो नहीं रही थी। लेकिन अब तो खैर पीएफआई पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इसकी जो राजनीतिक इकाई एसडीपीआई है वो सक्रिय है। एसडीपीआई दरअसल एनआईए के रेडार पर इन संगठनों की आतंकी गतिविधियां लगातार रिकॉर्ड हो रही थी। और प्रोफेसर जोसेफ का जो मामला था उसमें एनआईए ने 37 अपराधियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया हुआ है। और इस मामले में जो लोग शामिल थे, अधिकांश दोषियों को सजा हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी ये जो साबित था, ये केरल में कहीं छुपकर अपना व्यवसाय चला रहा था, अपनी जिंदगी मजे से काट रहा था। तो ये मामला अब जिस तरह से 14 साल बाद गिरफ्तारी हुई है और किस तरह से ये मामला उस समय चर्चा में था और अब गिरफ्तारी से क्या संदेश जाएगा, इतने सालों तक गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। शेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। आपसे सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जिस तरह से ये घटना घटी थी, हम सभी को पूरे देश को, देश विदेश को इस घटना ने हिला दिया था। शेखर सर, याद होगा आपको, अच्छी तरह से याद होगा। इस मामले में बहुत सारे लोगों को हुई भी, सजा भी हुई, कार्रवाई भी हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो मुख्य आरोपी था उसको कहीं ना कहीं से कवर था क्या, जो कि ये 14 साल बाद उसकी गिरफ्तारी हो रही है, और जबकि उसके सर पर इतना इनाम रखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर 10 लाख का इनाम था। जैसे आप अभी बता रहे थे, वो जिंदगी अपना आराम से काट रहे थे। उत्तर केरला में, जो उत्तर केरला आप जानते हैं, एक प्रकार से इस तरह की जो आतंकवादियों की गतिविधि ज्यादा है वहाँ पे जी, और गढ़ भी माना जाता है। वहाँ पे वो अपनी जिंदगी काट रहे थे, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जब से ये केस लिया तब से आपने देखा होगा कि इस केस को इन्होंने खूब छापा मारकर, क्योंकि लगातार जो जितने इस्लामिस्ट ग्रुप्स हैं, यानी इस्लाम को एक कट्टरपंथी रूप में लो जाने की जो कोशिश कर रहे हैं जी, उनकी जो ग्रुप्स, जितने सारे ग्रुप्स पे कार्रवाई हो रही है, तो उसके कारण ही ये गिरफ्तार हो पाए। और ये घटना जैसे आप बता रहे थे, ये मामूली सी ये था कि ये प्रोफेसर हमारे टीजे जोसेफ न्यूमैन कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज है, वो क्रिश्चियन कॉलेज है, वहाँ पढ़ा रहे थे। बीकॉम का 2nd सेमेस्टर का एक टेस्ट था, जिसपे उन्होंने अंग्रेजी में कोई सेंटेंसेस देकर उसको पंक्चुएशन करेक्ट करने के लिए दिए थे। और मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि पहले हम जान जाएं कि क्या, बिल्कुल बैकग्राउंड तो जानना पड़ेगा मामले का। तो बीकॉम का 2nd सेमेस्टर का एक एग्जाम था जिसपे कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे, भाई उसमें अंग्रेजी का पंक्चुएशन ठीक करो, यानी कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कमा लगाना है, कोट कहाँ डालना है, कोट कहाँ खत्म करना है, उस तरह की था। उसपे जो सेंटेंस में आ रहा था कि मोहम्मद का शब्द, और बाद में ऐसी बात फैलाई गई, भाई ये जो जिस तरह पूछा गया वो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद की है, इसलिए इस्लाम पर ये बहुत बड़ा ये है, एक ब्लास्फेमी है, गुनाह है। तो ये इसको ज्यादा फैलने वाले काम में लगे हुए थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया,
जो आज एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसकी पॉलिटिकल विंग जो है एसडीपीआई वो एक्टिव है, जैसे आपने बताया था। हाँ। और उसका कई चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में हमने देखा कांग्रेस के साथ भी उसकी अंडरस्टैंडिंग रही है। ठीक है। केरल में मार्क्सवादी पार्टी से भी कई अंडरस्टैंडिंग रही है, कभी ओपन अंडरस्टैंडिंग, कभी सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये से पार्टीज जो है, इनकी जो पॉलिटिकल, सामने पॉलिटिकल कहते हैं लेकिन अंदर में किसी तरह आतंकवाद फैलाने के काम करते रहते हैं। ये पर्टिकुलर घटना आप जानते हैं, जोसेफ जुलाई 4 तारीख को 2010 वो अपने चर्च से बाहर आ रहे थे, घर आ रहे थे। चर्च में संडे मास अटेंड करके वो आ रहे थे, परिवार के साथ आ रहे थे, तब उन पर आक्रमण हुआ, उनकी हाथ काटी गई, फिर बॉम्ब फेंका गया। इसमें कम से कम मतलब 30-35 लोग लगे हुए थे। कई लोगों को तो इन्होंने अरेस्ट किया है, कुछ लोगों को सजा भी दी गई है, कम से कम 3 को तो लाइफ टर्म मिला है और 10 को 8 साल की आरआई मिली है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है। लेकिन बात क्या है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति जो चल रही है केरला के राजनीति में, ऐसे फोर्सेस के साथ कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग जो करते हैं ये पार्टी, खास करके वामपंथी हो या कांग्रेस हो, जिनके कारण इन लोगों का बार बार एक एनकरेजमेंट मिलता रहता है। लेकिन जो सबसे दुखी बात जो है, जो बताना चाहता हूँ जी, अच्छा, इनको जब जो सबको पता था किसने मारा, क्यों मारा, इन पर क्यों आक्रमण हुई, फिर भी कॉलेज मैनेजमेंट ने इनको सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, फिर नौकरी नहीं दिए थे, इनको डर था, कॉलेज मैनेजमेंट को डर था कि अगर भाई ये वापस आएंगे तो फिर वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। यही तो आतंकवाद है कि आप डर फैलाओगे, जो टेरर मन में फैला दिया जाता है। हाँ। जी, 2013 में उनको नवंबर में मैनेजमेंट ने चिट्ठी लिखी, बताए भाई हम नौकरी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी 2-3 महीना बीत गया, उनको नौकरी नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई। ठीक। और जोसेफ की धर्मपत्नी ने सुसाइड भी कर ली। ठीक है, लौटता हूं सर आपके पास। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी इस खबर पर हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, इस पूरे मामले में एनआईए के पास ये मामला कब कैसे आया, एनआईए ने किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया, और अब जबकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, आगे इस मामले में और क्या हो सकता है नीरज? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि केरल पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज करी थी और 54 के करीब लोग हैं उनको आरोपी बनाया था। लेकिन बाद में एनआईए के पास ये मामला पहुंचा, क्योंकि ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि जो केरल पुलिस है वो ठीक तरीके से न्याय नहीं कर पा रही है, और जो पीड़ित पक्ष है वो सहमा भी हुआ था। उसके बाद इसकी एनआईए जांच की अनुशंसा की गई, क्योंकि जिस तरीके से पीएफआई का रोल इसके पीछे था, एक बड़ी साजिश की आशंका थी। और पीएफआई ने जिस तरीके से इनके हाथ को काटा था जब चर्च से निकल रहे थे, और कई सारे लोग हैं इनको कार से खींचने के बाद मारपीट करी और फिर इनके हाथ पर धारदार हथियार से हमला किया गया, तो एक बड़ी साजिश का कह सकते हैं कि आशंका थी, और ये आशंका सच साबित भी हुई। आप देखें कि 37 लोगों के खिलाफ एफआईआर है वो दर्ज की थी एनआईए ने, और उसके बाद जो 13 लोग हैं उनको अदालत ने दोषी पाया है, और मुख्य आरोपी जिसको एनआईए ने गिरफ्तार किया है 13 साल से, वो फरार चल रहा था। हालांकि जो मामला है वो कोर्ट में अभी भी है, और जो आरोपी हैं उनको सजा भी सुनाई है। लेकिन इसके पीछे, क्योंकि जिस तरीके से प्रोफेसर कह रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है और भी कई सारे जो लोग हैं इनका हाथ है, तो एनआईए उस एंगल से भी इस मामले में जांच कर सकती है कि क्या जो आरोपी हैं इनके पीछे भी कुछ लोगों की भूमिका है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। शेखर सर, हम जानते हैं कि पीएफआई पर तो अब प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने, लेकिन आप जैसे खुद ही जिक्र कर रहे थे कि एसडीपीआई जो पॉलिटिकल उसका विंग मानी जाती है वो तो एक्टिव है। तो केरल में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसी ही स्थिति रही तो आगे चल करके पीएफआई के कुछ और जो इस तरह के संगठन हैं, जो कि उन्हीं के संगठन माने जाते हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाई जा सकती है क्या, कि अगर इस तरह की कट्टरता वहां पर देखने को मिली तो? बिल्कुल ललन जी, आपने देखा होगा अभी भी जब जो इजराइल पर आक्रमण के बाद, जी हमास संगठन के आक्रमण के बाद, अभी भी उन्होंने उत्तर केरला में एक मीटिंग करवाई, जहां हमास के एक नेता के साथ वीडियो लिंक करके मीटिंग करवाई। बिल्कुल बिल्कुल, कई मुद्दों पर ऐसा देखने को मिलता रहता है। पीएफआई बैन हो चुका है, लेकिन उसके अलग अलग संगठन है। एक कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है,
जो कैंपस जिसने हिजाब वाले मामले को हवा दी थी पूरी तरह से। कर्नाटका में, हाँ देखिए कर्नाटका, हाँ, ये कर्नाटक में आकर, हाँ ठीक है, कर्नाटक में। तो इसीलिए आप देख रहे हैं क्या है कि ये से संगठन पूरे आपके जो वेस्ट कोस्ट है, हाँ केरला हो, कर्नाटका हो, कभी कभी गोवा हो, ये बड़ी एक्टिव रहते हैं, अलग अलग नाम से काम करते हैं, उनकी अलग अलग पहचान है। लेकिन ये लगातार जितनी इंटेलिजेंस इनपुट मिल रही है, बार बार रेड कराती है, इन लोगों को पकड़ने की बड़ी कोशिश चलती रहती है। लेकिन क्या है कि जो नहीं, बात ऐसा है, इन लोगों के लिए रिस्पेक्टेबिलिटी तब मिलती है जैसे कर्नाटका चुनाव में एसडीपीआई के साथ तो कांग्रेस का कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये था, और एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेट्स को भी विड्रॉ कर लिया था कांग्रेस के पक्ष। जी जी। तो इसीलिए ऐसे संगठन के साथ, जब पता है उनका पीएफआई का ही ये सामने का संगठन है, मतलब पीछे पीएफआई है और सामने एसडीपीआई है जी। तो ऐसे संगठन से हमारी जो रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस जैसे पार्टी है, वामपंथी है, इनको दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और इन पर कार्रवाई के लिए पूरी अपनी जहां सरकार है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सही बात है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सॉफ्टनेस है। नीरज, ये जो गिरफ्तारी हो, इसके बारे में एनआईए ने कुछ और विस्तार से जानकारी दी है क्या मामले को लेकर? सिर्फ इतना ही बताया कि इन लोगों को गिरफ्तार किया है, और जो आरोपी गिरफ्तार है वो मुख्य आरोपी है, उसी ने प्रोफेसर के ऊपर हथियार से हमला किया था और उसको काटा था। लेकिन एनआईए का ये भी कहना है कि जिस तरीके की कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी ये, और जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था, इसके पीछे कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो इसको फंडिंग भी कर रहे हो, यानी जांच का दायरा बढ़ सकता है। सारे लोगों ने उसको आश्रय भी दिया था। हाँ। तो उन लोगों के खिलाफ भी जो एनआईए है वो कार्रवाई करेगी कि जो अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को सहायता कर रहे हैं। ठीक, शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए, और शेखर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि क्या दुविधा है कांग्रेस के बड़े नेताओं के मन में, विपक्ष के नेताओं के मन में, कि निमंत्रण को राम राम कह दिया, जाने से मना कर दिया। करेंगे इस पर चर्चा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। आप डीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। जैसा कि हमने बताया, आज की चर्चा का विषय यही है कि क्यों अयोध्या जाने से मना कर रहे हैं विपक्ष के नेता, क्या इसके पीछे का मकसद है। तो पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में कांग्रेस भी अब शामिल नहीं होगी। दिग्गज नेताओं ने रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आखिरकार ठुकरा दिया है। 3 बड़े नेताओं को निमंत्रण मिला था, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को। राम मंदिर का ताला खुलवाने का दावा करने वाली कांग्रेस, सबके राम कहने वाले विपक्षी गठबंधन ने आखिरी वक्त में उद्घाटन समारोह को राम राम क्यों कह दिया, क्या है इसके पीछे? तो बीजेपी नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी ने कहा कि ये तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली बात है। कांग्रेस अब भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं से लगता है पूरी तरह से कट गई है। और ये भी बात उठ रही है कि क्या कांग्रेस ने यह फैसला वामपंथियों और कुछ चरमपंथियों को खुश करने के लिए किया है क्या? कुछ अंतर्विरोध। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कहते हैं कि धर्म तो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अयोध्या मंदिर को तो राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर से भी कुछ आवाजें हैं। हिमाचल सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने कहा वो तो अपना पुत्र धर्म निभाने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य सिंह ने तो विश्व हिंदू परिषद को निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद भी दिया है। कांग्रेस के ही नेता हैं। लेकिन विपक्षी गठबंधन में देखिए, अखिलेश यादव को यह दिक्कत थी कि निमंत्रण किसी अनजान से मिला है, इसीलिए नहीं जाएंगे। और दुविधा देखिए हिमाचल के सीएम की।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कहते हैं, हमारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से शुरू होता है। साथ ही हिमाचल के सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि वो जाएंगे तो जरूर, लेकिन अब आला कमान की बात रखने के लिए समारोह के बाद ही जाएंगे। यानी जाने का पूरा मन है, लेकिन अब जा नहीं पाएंगे। इस बीच कांग्रेस एक दो शंकराचार्यों की नाराजगी को लेकर समारोह से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रही है और आरोप लगा रही है कि दरअसल इस पूरे मामले में जल्दबाजी हुई है। उधर टीएमसी नेता ममता तो इसे गिमिक बता ही चुकी हैं। उनका मानना है कि राम मंदिर की भव्य तैयारी तो एक नौटंकी है और वो ऐसे त्योहारों में नहीं जाती जिसमें सभी भागीदारी ना हो सबकी। जानकार कह रहे हैं कि राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग कर गुजरात में नाकामयाब हो चुके हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी में सिर्फ एक सीट ले पाई थी। तो जाहिर है कि गठबंधन इसे बीजेपी का समारोह बताकर देश की जनभावना को नज़रअंदाज करने का जोखिम तो ले रहा है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा कृत्य है इतिहास में दर्ज हो रहा है, इसकी भनक उन्हें नहीं है। बोलना नहीं चाहिए कि लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। तो बीजेपी हमलावर है, बीजेपी को मौका दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक और शर्मनाक है। उन्होंने सदैव राम जन्मभूमि का विरोध किया था। कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया था, फिर भी आज कहां सिमट गई है। आगे चुनाव में भी इनका सूपड़ा साफ होगा। ये राष्ट्र का कार्यक्रम है और पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का, और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है। ये कोई संघ का कार्यक्रम है, ये तो राष्ट्र का कार्यक्रम है। पूरी दुनिया इसकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आस्थाओं के लोग सम्मान कर रहे हैं कि प्रभु राम विराजमान हो रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है? यही बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि मतलब कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है, और दबाव वोट बैंक का है। कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है? मतलब देश की पूरी परंपरा को भूल गई कांग्रेस पार्टी क्या? तो फिर कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। और कांग्रेस के द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर का न्योता ठुकराने पर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को हर फैसला ठुकराने की आदत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी आदत के अनुरूप ही श्री राम मंदिर का न्योता वोट के लिए ठुकरा दिया। कि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार। और आवाज तो कांग्रेस के अंदर से भी उठ रही है। कांग्रेस द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार न करना खुद उसके लिए संकट बन गया है। कई कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान के फैसले पर आपत्ति जताई है। इसी क्रम में कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना
ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। और गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी प्लेटफॉर्म एक्स पर आला कमान के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग करते हुए कहा कि भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं, यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या वजह थी जिसकी वजह से कांग्रेस और विपक्ष के नेता इस तरह का फैसला ले रहे हैं। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी, जो कि कांग्रेस के पक्ष में बात रखते हैं, आज भी शायद रखेंगे ही। बहुत बहुत स्वागत राहुल लाल जी, धनंजय गिरी जी, आप लोगों का। और विनोद जी, आखिर बात ये उठ रही है, देखिए कि कांग्रेस के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आचार्य जी कह रहे हैं कि मेरा मन दुखी है। मोढवाडिया जी कह ही रहे हैं कि भाई ये क्या फैसला हुआ। उधर विक्रमादित्य जी ने तो कहा कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और सुक्खू कहते हैं कि देखिए जाने का तो बड़ा मन है, लेकिन अब आला कमान ने फैसला ले लिया, तब बाद में जाएंगे, अब ये 22 तारीख को तो नहीं जा पाएंगे। उनकी एक अलग दुविधा है। आखिर क्या वजह रही कांग्रेस के लिए, कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए? क्योंकि बाकी कुछ पार्टियों के बारे में तो हम चर्चा करते रहे, नेताओं के बारे में, कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए क्या मजबूरी रही विनोद जी ये फैसला लेने की? लाल जी, मैं आपके रिपोर्ट पे ही आता हूं कि जो आपने कहा कि ये अंतर मन की आवाज़ जो है ये देश की आवाज़ है, और देश की आवाज़ के में कुछ लोग जो है वो सुन रहे हैं और कुछ लोग जो है नहीं सुन रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो जानबूझ के अनसुनी कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के अनसुनी करने वाले जो वो लोग हैं कि उनकी क्या मजबूरी है। आपने रविशंकर प्रसाद जी का सुना, आपने सुधांशु जी का सुना, आपने आचार्य प्रमोद कृष्णन का सुना। उनकी मजबूरी आप अलग है, लेकिन सवाल ये है कि ये बहिष्कार वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी क्यों बनती जा रही है। इसके पीछे का आप ये देखिए कि ये बहिष्कारों का एक लंबी फहरिस्त है इनके साथ में। अब अगर ये राम मंदिर बीजेपी आरएसएस का है, तो राष्ट्र मंदिर पार्लियामेंट किसका था जिसको आपने बहिष्कार किया? G20 जैसे इतना बड़ा सम्मेलन जो पूरी दुनिया में उसका भारत एक आकर्षण का केंद्र बना था, आप प्रेसिडेंट के रात्रि भोज को आपने बहिष्कार किया, वो किसका था? तो जब आप पार्लियामेंट के नए भवन के निर्माण में का पहला शिलान्यास को आपने बहिष्कार किया था, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के जलपान तक का बहिष्कार किया था, तो ये राम मंदिर का भी बहिष्कार करने के पीछे आपका वही लॉजिक है जो लॉजिक आपको बताता है कि आप एकदम बिल्कुल बहिष्कार वाली पार्टी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये है कि जो मूल प्रश्न है कि आप ये देश की आवाज को सुनने के में ये कतरा क्यों रहे हैं, उसको नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो ये अब कांग्रेस के जो अंदर खाने में आप देखिए अलग अलग नेताओं की जो आवाज है, जैसे विक्रमादित्य सिंह की बात आपने की। जी। तो अब विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट के कांग्रेस सरकार में ही। अगर वो कह रहे हैं कि ये हमारा ये पुत्र धर्म है, तो ये बता रहे हैं कि हर आदमी पहले एक अपना व्यक्ति है जिसकी अपनी एक आराध्य देव है, जिसकी अपनी एक आस्था है। क्या वो आस्था पार्टी के किसी लाइन से इस तरह से बंधी हुई है कि पार्टी कह दे कि भाई आप राम मंदिर में नहीं जाएंगे तो जाना छोड़ दे? तो ये कांग्रेस के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है। सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके कांग्रेस ने एक प्रयोग किया था पिछले 2019 के इलेक्शन में, आपने देखा गुजरात के 2017 के इलेक्शन में आपने देखा कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व में आपने देखा कि सोमनाथ मंदिर से उनका राहुल गांधी की पहली अभियान की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर में उनको जनेऊ भी पहना दिया गया था। उसी तरह से आपने प्रियंका गांधी को देखा कि यूपी में कैसे वो मंदिर घूमते हुए अयोध्या के राम आपका हनुमानगढ़ी तक पहुंच गई थी, लेकिन वो उस दिन भी अयोध्या नहीं गई थी, माने राम मंदिर के उस मंदिर के सामने में नहीं गई थी माथा टेकने। तो ये प्रॉब्लम उनको राम मंदिर से है, उसके एग्जिस्टेंस के जो सवाल है उससे लिए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। 1984 में जब अयोध्या के ही आप अयोध्या के रहने वाले उमेश चंद्र पांडे जी इस बात को लेके जब कोर्ट में आए थे कि उनका पहला ये तर्क था कि आखिर इस मंदिर पे ताला किसने लगाया। तो कोर्ट में जब इस बात को पीआईएल लेके गए थे और उन्होंने पूछा कि ये आप मुझे पहले ये बताओ कि राम मंदिर के इस दर्शन के लिए जो लोगों को रोक दिया गया है वर्षों से 1949 ईस्वी से, बाहर लोग पूजा करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, वो मंदिर बंद पड़ा था। तो क्या ये सरकार की जवाबदेही नहीं है कि बार पूछे ये ताला किसने लगाया? जब कोर्ट ने पूछा कि ताला किसने लगाया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट का फैसला आया, ताला खुला, और उसके बाद ये कांग्रेस का ये यू टर्न हुआ। उन्होंने एक शिलान्यास का भी
फैसला लिया कि राम मंदिर का शिलान्यास का भी उन्होंने बताया। ये जनभावना थी, जिसके बाद में इनके पास में कोई सफाई का ये तर्क नहीं रह गया था कि वो क्या करते। तब कांग्रेस ने क्रेडिट लिया कि ये कोर्ट के फैसले का हमने स्वागत किया है और हमने इजाजत दी है जी। तो जो तर्क देके आप इस बात को बताते रहे हैं कि सबके राम हैं और राम मंदिर के शिलान्यास में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ के आई थी, तो आज राम लला के विराजमान की वहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? ठीक है। ये सवाल कांग्रेस कम से कम इतिहास में अपना एक दर्ज करा रही है, जो सवाल लोग पूछते रहेंगे और कई पीढ़ियों तक पूछते रहेंगे। जैसे बहुत सारे सवाल पूछते रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को नकारा है, इस तरह के सवाल जो हैं आज भी लोग पूछ रहे हैं ना कांग्रेस से, तो अब ये भी ज़रूर पूछेंगे कि क्यों नहीं गए थे। राहुल जी देखिए, वही हुआ ना जिसकी हम लोग संभावना व्यक्त कर रहे थे। आखिरकार कांग्रेस उसी रास्ते पर चली गई, और सिर्फ ऐसे नहीं गई, अपने बहुत सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थकों की भावना को ठुकरा कर गई। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कांग्रेस के अंदर से कैसी कैसी आवाजें उठ रही हैं राहुल जी। प्रमोद कृष्णम, अर्जुन मोढवाडिया, विक्रमादित्य सिंह, सुक्खू जी, सबकी आवाजें आ रही हैं, और भी पता नहीं कितनी आवाजें ऐसी होंगी, लेकिन ठुकरा दी गई। किसके असर में राहुल जी? लालचंद जी, काफी गंभीर मुद्दा और गंभीर प्रश्न है, इसलिए मैं कहूंगा कि कम से कम 2 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। बोलिए, बिल्कुल रखिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं मानता हूं, मैं भी एक बिल्कुल शुद्ध सनातनी हूं लालचंद जी। और सोनिया गांधी के निर्णय से मुझे जितनी खुशी हुई है मैं प्रकट नहीं कर सकता हूं, और मुझे लगता है आपको खुशी हुई है? बिल्कुल, मैं बस 2 मिनट सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ आप ही बोलिए, अभी आप ही बोलिए। शुद्ध सनातनी होने के कारण मैं कह रहा हूं, अभी कोई राजनीतिक विश्लेषक होने के कारण नहीं कह रहा हूं। हाँ। सनातन के रक्षा के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस के द्वारा लिया गया ये मैं मानता हूं कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक निर्णय है। अच्छा, कांग्रेस कैसे समझाइए? पार्टी, अब मैं बता दे रहा हूं। हाँ। देखिए, कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, कई सारे लोग अलग अलग विचार रखेंगे, वो रखना भी चाहिए। हाँ। लेकिन उसी प्रकार के विचारधारा में से एक विचार मेरा ये है कि उन्होंने काफी अभूतपूर्व फैसला लिया है। क्यों लिया है? देखिए, एक अधूरा मंदिर है जिसका कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आपने अपने भूमिका में बताया कि एकाध शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। लालचंद जी, एक शंकराचार्य इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, चारों के चारों शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, पुरी के जो पीठाधीश शंकराचार्य है उनका विरोध आया। फिर जो है कि उत्तरी जो शंकराचार्य वाला जो ज्योतिर्मठ है, जोशी मठ वाला, उनका विरोध आता है। फिर द्वारका मठ से, वहां से भी विरोध आता है। फिर श्रृंगेरी मठ से भी विरोध आता है। देखिए, चंपत राय जी को जरूर यह काम दिया गया था, वो ट्रस्ट बना था, लेकिन भाई 16वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी शंकराचार्यों को कुछ ड्यूटी दी थी कि हमारे सनातन की अंतिम व्याख्या, जैसे होता है ना कि संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की लड़ाई किसने लड़ी है वो हमने देखी है। नहीं, मैं राम मंदिर का वो तो जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, जिनका आपने नाम लिया, अयोध्या में राम मंदिर की लड़ाई में उनकी भूमिका क्या रही है? मैं कह रहा हूँ राम मंदिर के निर्माण में भूमिका की बात नहीं है, धार्मिक व्याख्या। अब मैं कह रहा हूँ 22 जनवरी को क्या जरूरत थी इसको करने की, अगर जब तक मंदिर का शिखर नहीं बना है। अब अगर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है ना, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट है ना, मैं एक लाइन हमारी, मैं वही तो कह रहा हूँ, एक बार पूरी हो जाए फिर आप खंडन दे दीजिएगा। ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मंदिर का शिखर बना नहीं है, जब शिखर नहीं बना है तो बताइए कलश स्थापना कैसे होगी, मंदिर पे जो है कि ध्वजा पूजन कैसे होगी। तो अब आपको चूंकि लोकसभा का चुनाव सामने में, आनंद फानन में अधूरे मंदिर में पूजा करा दीजिए। राम मंदिर बन रहा है, उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक भी जगह से कहीं से भी कोई विरोध की आवाज नहीं आ रही है। समझ गया। आवाज जो कभी आती भी है, मुझे ना भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के तरफ से, मुझे 2019 के कपिल सिब्बल का बयान याद आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला था कि राम मंदिर पर अभी फैसला नहीं दीजिए क्योंकि सामने में चुनाव है ना, सामने में लोकसभा चुनाव है। वही तर्क आप लेकर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ भाई, तमाम धर्माचारी ये चीज कर रहे हैं। भाई, शिखर का निर्माण अगर 5 दिन बाद पूरा हो जाता है, 10 दिन बाद पूरा हो जाता है, उसी दिन कर लीजिए। तो कांग्रेस के हिसाब से कब होना चाहिए उद्घाटन, जो कि कांग्रेस भी जाती उस निमंत्रण में? नहीं, मेरे कांग्रेस जरूर जाएगी, जैसे ही शिखर का निर्माण पूरा हो जाएगा, पूर्ण मंदिर निर्माण पूरा होगा, कांग्रेस जाएगी वहां पर, डंके के चोट पे जाएगी। ठीक है, भगवान राम हमारे आपके सबके दिल में विक्रमादित्य सिंह आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह तो 22 तारीख को ही बोल रहे हैं कि मैं आऊंगा। ठीक है, लौटता हूँ। वो तो उनका निजी विषय, खाली में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 शंकराचार्य और गांधी परिवार। मुझे लगता है कि प्रमोद कृष्णम जी भी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने तो बोल ही दिया है। धनंजय जी,
अब ये बताइए कि आप इनको जो बता रहे हैं बहिष्कार करने वाली पार्टी, आपको मौका दे दिया कांग्रेस ने एक बार और, संसद का पहले नए संसद भवन का बहिष्कार किया, फिर और भी इस तरह के जैसे राष्ट्रपति के साथ जो जलपान था उसका बहिष्कार किया, और भी कई कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। आपको एक और मौका मिल गया इन पर हमला बोलने का। नहीं, देखिए लालचंद जी, हमें हमला करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस भारतीय संस्कृति पर लगातार हमलावर रही है और वो इस बार भी खुल करके सामने आ गया है। कांग्रेस का असली चेहरा जो है, हिंदू विरोधी चेहरा, सत्य सनातन संस्कृति से जो कांग्रेसी का विरोध है शुरू से। आप जो कह रहे थे कि कांग्रेस ने एफिडेविट करके दिया कि राम काल्पनिक थे, अब काल्पनिक का जो मंदिर बन रहा है, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो कांग्रेस को कहीं से नहीं छुआ रहा। कांग्रेस को राम से कम रहमान से ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन दिक्कत यह है कांग्रेस की कि जिनके लिए कांग्रेस कहते हैं ना कि जिसके लिए सच धज के मेरा जनाजा निकला, वही नहीं निकला जिसके लिए जनाजा निकला। कांग्रेस जिसके लिए तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है, वो खुद तुष्ट नहीं होना चाहते, वो संतुष्ट होना चाहते हैं। कांग्रेस की दी गई बजाती व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो मोदी जो मुल्क के जिस मयान पर ले जा रहे हैं, जिस मयार पर ले जा रहे हैं, उस चमचमाती हुई व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज देश लगातार तरक्की कर रहा है और भगवान राम का 550 साल का जो ये संघर्ष है, जो लगातार संघर्ष चला है, और उसके आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम, एक चीज का जवाब दीजिएगा धनंजय जी। इनका जो एक सवाल है कि भाई समय से पहले 22 तारीख को ही क्यों कर रहे हैं, जिसका कि शंकराचार्य भी विरोध कर रहे हैं। मैं वो आप ही की बात उठा रहा हूँ राहुल जी, आप ही की बात पूछ रहा हूँ। आदि गुरु शंकराचार्य ने जब चारों मठों की स्थापना की तो उन्होंने एक पंथ बनाया, उसमें 10 नामी समाज को बनाया। मैं उसी 10 नामी समाज से आता हूँ और कम से कम मुझसे ज्यादा शंकराचार्य को ना पढ़ा होगा इन्होंने, ना जानते होंगे। गर्भगृह में जब मंदिर बन गया तो गर्भगृह में आप स्थापना कर सकते हैं। जब चारों वेद और 18 उपनिषदों का अध्ययन करके जब शंकराचार्य हिमालय से नीचे उतरते हैं तो शिष्यों ने पूछा, मेरे जैसे शिष्यों ने, क्योंकि मैं उसी परंपरा का वाहक हूं, कि भाई आप अर्ध शॉर्ट में बता दी, तो उन्होंने कहा कि अर्धाली में बता देता हूं मैं शंकर नहीं, इसलिए अर्धाली में नहीं बता सकता। उन्होंने कहा ईश्वर से सत्य जगत मिथ्या, और वहां पर ये उन्होंने इस परंपरा में है कि भगवान शिव के मंदिर और तमाम जगहों पर जो उनका विग्रह पूरा हो जाए, जो उनका गर्भगृह पूरा हो जाए, तो गर्भगृह में स्थापना होनी है। हाँ, ये बात समझ में आती है कि देखिए अयोध्या में निर्माण कार्य तो लंबे समय तक चलता रहेगा। आ रहा हूँ विनोद जी, आ रहा हूँ राहुल जी, आपके पास भी आ रहा हूँ राहुल जी, अपनी बात रखिएगा। पार्टी के प्रवक्ता है कि आप शंकराचार्य, आप रखिएगा बात, राहुल जी बात रखिएगा। धनंजय जी आपके पास भी लौटता हूँ। लालचंद जी, आप कहीं भी मंदिर में, लालचंद जी आप कहीं भी मंदिर में चले जाइए, लोग पुराने मंदिर में टाइल्स लगवा रहे हैं, नए घंटे लगवा रहे हैं। ये बात सच है कि निर्माण कार्य तो फिर अब चलता रहेगा, ये बात सच है। पुराने मंदिरों का शिखर बना हुआ होता है। ठीक। आप राहुल जी एक बात बताइए, राहुल जी भगवान राम अपने समय में 14 साल वनवास में रहे, अभी 550 साल वनवास में रहे, काहे आप उनके वनवास के समय को और लंबा करना चाहते हैं भाई? गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हो जाने दीजिए, बाकी निर्माण कार्य चलता रहेगा, है कि नहीं? लालचंद जी मामला क्या है ना कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम विनोद जी बनवाएंगे। लालचंद जी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम फिर से मस्जिद बनवाएंगे, और कांग्रेस अपने ठीक। लौटता हूँ आप दोनों के पास लौटता हूँ। मुझे विनोद जी के पास जाना। विनोद जी आप अपनी बात कहिएगा, और आपके जरिए हम ये भी समझना चाहेंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे जो कांग्रेस नेता है ना, उनका ये खुला आरोप है कि वामपंथियों के प्रभाव में है कांग्रेस, ठीक है। और आप देखिए तो ये बहिष्कार की संस्कृति, आपको याद होगा अटल जी प्रधानमंत्री रहते हुए पश्चिम बंगाल जब गए थे तो ज्योति बसु ने सीएम रहते हुए बहिष्कार किया था, और एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण का बहिष्कार किया था। तो ये बहिष्कार की संस्कृति वहीं से ले आई है क्या कांग्रेस? लाल जी, मैं पहले राहुल लाल जी का जवाब दे दूं कि ये दिग्विजय सिंह का जो ट्वीट है उसको वो फैला रहे हैं, जो ये भ्रम शंकराचार्य को लेके फैला रहे हैं। मैं पहले उनका जवाब दे दूं। क्या दिग्विजय सिंह ने बताया था कि राम मंदिर 3 फ्लोर का है कि 4 फ्लोर का है? राम मंदिर का 1 फ्लोर तैयार हो चुका है जी, जिसमें वो गर्भगृह की बात अभी गिरी जी कह रहे थे, और वो 1 फ्लोर जब तैयार हुआ है तब मंदिर का जो स्वरूप बना है वो राम मंदिर, रामलला विराजमान की जहाँ मूर्ति की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये भ्रम जो दिग्विजय सिंह क्या वो शंकराचार्य को बताए थे कि 3 फ्लोर जो बनना है मंदिर उसमें 1 फ्लोर ही बना है,
ये सब जिस तरह से बातें फैला रहे हैं, ये शंकराचार्य के आड़ में बच रहे हैं। और वो शंकराचार्य की बात जब भी कह रहे थे, राहुल जी अब आप सुन लीजिए, आपने ये फेक नैरेटिव फैलाया, आप इसका जवाब राहुल जी आ रहा हूं, आप काउंटर कीजिएगा, पूरा काउंटर कीजिएगा, पूरा मौका मिलेगा। ये शंकराचार्य कौन है? शंकराचार्य के सीधे सीधे उनको निमंत्रण दिया गया था, और जब वो निमंत्रण उनको गया था तो उसमें वो तर्क लगा रहे हैं। अब उसमें तर्क है निमंत्रण में, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का प्रोग्राम है, वहाँ पे वो प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी देखनी है। और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जब पीठ को जाता है तो किसी को भी निमंत्रण गया है, उनका व्यक्तिगत गया है, लेकिन अब वो अगर शंकराचार्य की भूमिका में आएंगे तो उनके साथ में पूरी पीठ आएगी दल बल के साथ, ये संभव वहाँ नहीं है। ये सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसको ये लोग ये नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे। और दूसरी बात, वो सारे शंकराचार्य कहाँ से आ गए? दो शंकराचार्यों की एक तरह से ये नाराजगी है, जिसमें बता रहे थे गिरी जी कि एक तो इनकम्प्लीट की बता रहे हैं, दूसरी उनकी असुविधा है कि वहां जाने से, पीठ के जाने से उनके अपने कम से कम 10-12 लोगों की टीम है, वो सारे लोग वहां पे सामने में होते हैं शंकराचार्य के सामने में। शंकराचार्य अकेले नहीं आते हैं कोई पीठ के। दूसरी बात है कि उस परंपरा को क्यों आप ये शर्मसार कर रहे हैं? ये आदि गुरु शंकराचार्य की अगर पीठ है तो एक अकेला केरल से निकला हुआ सन्यासी पूरे देश को, आपने देखिए 4 मठों का देखे, एक ज्योग्राफी ही नहीं कहिए, भारत की सांस्कृतिक चेतना को जगाने वाला आदमी, उसकी ये पीठ, वहां अगर ये बात हो रही है तो इस बात को आप देश किस तरह से तर्क देगा कि आप इस चेतना को जगाने वाला, इस पुनर्जागरण का ये समय आया है, उस चेतना में कोई शंकराचार्य कहेंगे कि मैं नहीं जा रहा हूं। वो शंकराचार्य की परंपरा को जिसने पूरे केरल से पैदल चल के पूरे देश के पूरी, आप देखिए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो आपको मिलेगा वो शंकराचार्य का दिया हुआ है। ये सनातन संस्कृति का जो सबसे बड़ा ध्वजवाहक कोई है तो वो आदि शंकर है। और उनके पीठ से ये बात आएगी कि वो कह देंगे कि भाई अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी समय नहीं है, आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। ये वक्त है समझने की, कुछ लोगों की देश की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ को नहीं सुनाई दे रही है, और कुछ लोग सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो क्या ये आदि गुरु जितने भी इस शंकराचार्य के पीठ के जो बैठे हुए लोग हैं वो इसको अनसुना कर रहे हैं? उनका भी इतिहास जवाब देगा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि इस परंपरा को, इस बात को समझने के लिए, आप अभी सुना रहे थे अनिल एंटनी की बात, उनके ही पिताजी ए.के. एंटनी ने कभी कांग्रेस के हार के बाद एक समीक्षा करके एक रिपोर्ट दी थी, और उसने कहा था कि आप एक गलत ट्रैक पे कांग्रेस पार्टी को ले जा रहे हैं। आप जिस ट्रैक पे ले जा रहे हैं, आप हिंदू विरोधी, हिंदू जनमानस की भावनाओं को लगातार आप एक तरह से नजरअंदाज करके आप जो कांग्रेस पार्टी का एक चरित्र बना रहे हैं वो अपमानजनक है। ये पार्टी को महंगा पड़ रहा है। लेकिन ये पार्टी की मजबूरी है कि इन 3 स्टेट में, अभी 5 स्टेट के चुनाव में जो उनकी करारी हार हुई है, तो उनको लगता है कि ये फेस अगर हम फिर ले जाएंगे सॉफ्ट हिंदुत्व का, तो शायद इसका दक्षिण में उनको नुकसान होगा। और केरल के एक मुस्लिम लीग की एक पार्टी ने जब इनको इंडिया गठबंधन में ये बात कही कि हम सीधे सीधे इस बात का विरोध करेंगे कि अगर कोई इंडिया गठबंधन के लोग वहां जाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी मान गई इस बात को। क्या कांग्रेस पार्टी इस दबाव में है कि वायनाड सीट से कहीं राहुल गांधी हार ना जाए? तो ये छोटी बात कर रहे हैं राहुल लाल जी, जो ये दिग्विजय सिंह, ये सब सारे लोग जो एक तरह से शंकराचार्य को आगे करके ढाल बन रहे हैं, ये लोग समझ रहे हैं कि शंकराचार्य की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राहुल जी आप अपनी बात रखना चाहते थे, एक तो वो बात आप रखिए जो भी जवाब देना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि कांग्रेस लगता नहीं है कि इस कहीं ना कहीं किसी दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में, कम्युनिस्टों के दबाव में आ गई है, इसीलिए ऐसा फैसला कर रही है कांग्रेस? बिल्कुल, कांग्रेस कहीं से भी मुस्लिमों के दबाव में नहीं। देखिए, नहीं, मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की बात कर रहा हूँ। ना, मुस्लिम लीग के भी किसी दबाव में नहीं है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए ये सब कोई टेंशन का कारण नहीं है। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ आपके कार्यक्रम में। श्रृंगेरी पीठ के स्वामी श्री भारती कृष्ण जी, जोशीमठ पीठ के स्वामी श्री अविमुक्तानंद जी, गोवर्धन पीठ के स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, द्वारिका पीठ के स्वामी श्री सदानंद महाराज जी, ये चारों लोग इस बात पे पूरी तरह से सहमत हैं कि मंदिर अधूरा बना हुआ है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। शिखर का निर्माण सबसे आवश्यक होता है। फ्लोर का निर्माण हुआ है, शिखर का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए अगर देखिए किसी एक शंकराचार्य का कोई मत होता है तो चलिए उससे कह सकते थे कि उनके कुछ निजी राय हो सकते हैं, लेकिन चारों देश के चारों अलग अलग हिस्से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैले हुए चारों पीठों ने एक प्रकार की राय प्रकट की है। और वैसे स्थिति में कांग्रेस अगर उस राय के साथ खड़ी नहीं होती
तो मैं अभी लेकिन कांग्रेस ने जो निमंत्रण ठुकराया है वो तो ये कह करके ठुकराया कि ये तो बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है। कैसे है ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट मंदिर बना रही है, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते वो इनॉग्रेशन के लिए जा रहे हैं। बीजेपी का प्रोग्राम ये कैसे हो गया? लालचंद जी बहुत अच्छा आधार तो यही बनाया ना ठुकराने के लिए। मैं बिल्कुल मैं उसी आधार पर ही आ रहा हूं। देखिए, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज की जब अधूरा मंदिर और इसी समय 22 जनवरी का डेट हर हालत में लिया जा रहा है, या तो फिर 22 जनवरी तक में जो है कि चंपत राय जी मंदिर निर्माण का काम पूरा करा लेते, किसी को कोई दिक्कत नहीं था। 15 जनवरी तक कोई काम पूरा कर लेते, कम से कम शिक्षा तो बना लेते ना, वो आपने नहीं किया है। दोस्त उसके लिए भी क्या कांग्रेस पार्टी दोषी है? मुख्य रूप से मामला यह है कि चुनाव है और चुनाव तो यही कारण बताना चाहिए था ठुकराने का, ये कारण नहीं बताया ठुकराने का। लिखते कि 22 तारीख को अगर नहीं करके और उसके बाद पूरा वो बना करके अगर करते तो हम जाते, ऐसा तो कहा नहीं कांग्रेस नेताओं ने। बिल्कुल लिखा है। आप अगर जयराम रमेश जी के देखिए, प्रेस विज्ञप्ति को देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अधूरे निर्माण कार्य है इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। ठीक है, अधूरा निर्माण कार्य अब काउंटर धनंजय जी के लिए जीदान क्यों लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने? ठीक है वो एक तरह से इनको धनंजय जी, धनंजय जी आरोप है कि भाई लोकसभा चुनाव के लिए आप जल्दी करवा रहे हैं ये काम। नहीं, इस देश को 550 साल की प्रतीक्षा जो खत्म हो रही है, अब और कितनी प्रतीक्षा कर रही है समाज? सोया हुआ सनातन चैतन्य सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग। ये प्राणवंत जीवंत नई पीढ़ी है जो अपने राम को भज रही है, जो अपने राम धुन गा रही है। कांग्रेस चुनाव धुन में है, उन्हें चुनाव की चिंता है, हमें राम की चिंता है, हमें राम राज्य की चिंता है। ये लोग लगातार लगे हुए चक्कर। मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ राहुल जी, इट्स वेरी बैड। अच्छा ठीक है, कंप्लीट कीजिए। राहुल लाल की हरकतें दोनों की हरकतें बच्चे वाली होती है। कोई बात नहीं, कंप्लीट कीजिए धनंजय जी, अब वो सुनेंगे, कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए, सोने की लंका हो या सोनिया की कांग्रेस, सत्य सनातन संस्कृति से स्वाभाविक विरोध जारी था, जारी है और जारी ही रहेगा। पूरा अनुप्रास अलंकार लेकर आए हैं आप धनंजय जी। संगठित देखिए, विद्रोह व्यवस्था के खिलाफ संगठित विद्रोह के प्रतिनिधि की आवाज राम है। राम अन्याय को चुनौती देते हैं, न्याय का व्याकरण करते हैं, सबको न्याय देते हैं, सब भावना देते हैं। घट घट प्रवासी राम है, जीवन और जगत जगदीश के अंतर संबंध। ठीक है, चलिए समय की कमी है फिलहाल। विनोद जी छोटी सी टिप्पणी कीजिएगा क्योंकि समय की काफी कमी है। बस मैं छोटी सी टिप्पणी इसलिए कर रहा हूँ कि राहुल जी बार बार लेके आ रहे हैं शंकराचार्य को, उनको मैं बस एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि मैं पढ़ के और बहुत मेहनत करके आता हूँ डिबेट में। आपको याद है स्वरूपानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, दिग्विजय सिंह के खास गुरु में से एक थे। राम मंदिर का जब पहले शिलान्यास हुआ था, आपको वो भी डेट भी बता दूं, तो उसमें सबसे पहले स्वरूपानंद सरस्वती का जिद था कि वो इसका शिलान्यास करेंगे। स्वरूपानंद सरस्वती का हो सकता है कि उस मंदिर आंदोलन में योगदान हो, लेकिन वो शंकराचार्य के नाते वो शिलान्यास करने पे अड़े हुए थे कि उसका शिलान्यास किसी शंकराचार्य की तरफ से होगा, पीठ की तरफ से होगा। लेकिन ये बात नहीं मानी गई। खुद देवराहा बाबा चल के आए और देवराहा बाबा ने कहा कि इसका शिलान्यास जो है कोई दलित करेगा। और आपको याद होगा एक कार्यकर्ता थे कामेश्वर चौपाल, जिनसे उसका शिलान्यास कराया गया। बिल्कुल राहुल जी, ये फेक नैरेटिव मत करिए। ये जो आंदोलन है उस आंदोलन में समाज जुड़ा है, ये इस समाज जुड़ा है और समाज के साथ में ये देश की जनभावना जुड़ी हुई है। और इस जनभावना के डर से आप जो भी फैसला लिया गया, शंकराचार्य का नाम आप जो ले रहे हैं उसमें भी बताइए कि 2 शंकराचार्य अभी आए हैं, उनका भी एक शंकराचार्य का इतिहास देख लीजिए। वही बनारस के आंदोलन फिलहाल। लेकिन ये है कि जो भी फैसला हो रहा है ना, जिसका जो रवैया है वो देशवासी देख रहे हैं, आगे चल करके ये तय होगा कौन सही कौन गलत। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी जुड़ने के लिए, धनंजय जी, विनोद जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक ब्रेक का। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है। ब्रेक के बाद बिहार से एक शर्मसार करने वाली खबर आई है। बिहार में 2 महादलित बच्चियों के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। एक का तो शव भी बरामद हुआ, यानी हत्या हो गई, और दूसरी बच्ची अस्पताल में भर्ती है। ये जो खबर है अपने आप में हिला देने वाली खबर है कि किस तरह से दरिंदगी का मामला बिहार से सामने आया है।
राजधानी पटना के पास ही दानापुर के फुलवारी शरीफ में 2 महादलित बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल आरोपियों ने दोनों नाबालिग बच्चियों का पहले तो अपहरण किया और फिर रेप की घटना को अंजाम दिया। पड़ोस के एक गांव में जलावन लाने गई थी ये दोनों मासूम बच्चियां। उनका पहले अपहरण किया और फिर दुष्कर्म को और हत्या को अंजाम दिया। इस घिनौनी वारदात में एक बच्ची की तो मौत ही हो गई, जबकि दूसरी बच्ची खून से लथपथ हालत में मिली और उसका इलाज चल रहा है। नाजुक स्थिति है उसकी। घटना के दिन परिजनों ने बच्चियों के गायब होने की सूचना थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने परिजनों को ही बच्चियों की स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बच्चियों के लापता होने का केस दर्ज नहीं किया था, जिसके चलते ऐसी घटना हुई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और घटना पर सबसे बड़ी बात है कि सत्ताधारी महागठबंधन के नेता चुप्पी साधे हुए हैं। तो बीजेपी का सवाल है कि क्यों है कांग्रेस के नेताओं के मुंह बंद। और सवाल ये भी उठ रहा है कि सामाजिक न्याय का दंभ भरने वाले नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के मुंह पर क्यों है ताला। अमित मालवीय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा बिहार में 2 महादलित बच्चियों के साथ रेप को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट को शेयर किया। बिहार की राजधानी पटना में 2 नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म, 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है और 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। क्या इस परिवार को इंडी गठबंधन की सरकार में न्याय मिलेगा? नीतीश कुमार से लेकर राहुल गांधी तक सब चुप क्यों हैं? और अमित मालवीय ने एक्स पर एक और पोस्ट करते हुए कहा कि बिहार की राजधानी पटना का यह दृश्य विचलित करने वाला है, जहां 2 नाबालिग महादलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, 8 साल की बच्ची की मृत्यु हो चुकी है और 10 साल की बच्ची जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। न्याय यात्रा का ढोंग करने वाले राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बनने के लिए आतुर नीतीश कुमार कहाँ हैं? राजद के जंगल राज में अति पिछड़ा और दलितों पर अत्याचार बेतहाशा बढ़ गया है। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता से। हमारे साथ सलमान हैदर संवाददाता जुड़ चुके हैं। सलमान साहब, कोई प्रतिक्रिया किसी सत्ताधारी महागठबंधन के नेताओं की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, राज्य सरकार जो है वो इसको एक सामान्य आपराधिक मामला कह करके दबाने की कोशिश कर रही है, ऐसा जो देखने में आ रहा है। क्योंकि सरकार की ओर से तो कोई प्रतिक्रिया सच नहीं आई है। पुलिस का जो एक स्टैंडर्ड बयान होता है कि ये अपराध की घटना हुई है और पुलिस जांच कर रही है, ये जो सामान्य सा बयान होता है वो है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि एफएसएल की टीम जांच कर रही है और इस बात से भी इनकार किया है कि उनके साथ कोई दुष्कर्म हुआ है। पहली चीज तो ये जब माना जाए कि दुष्कर्म हुआ है, सोमवार की ये घटना है और रात तक परिजनों ने, जब दोनों लड़कियों के परिजनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो यहाँ उसे पुलिस की भाषा में सानेहा कहते हैं, सानेहा दर्ज किया, एफआईआर दर्ज नहीं की, सानेहा दर्ज किया और तब भी कुछ नहीं किया, उन्होंने ढूंढने की कोशिश नहीं की। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जमीन की नापी करने के लिए जो कुछ लोग गए खेत में, तो वहां देखा कि एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और दूसरी लड़की सर्दी से कपा रही है। मतलब न तो कपड़े थे न ओढ़ने का सामान था, तो रात भर वो उसी सर्दी में पड़ी रही। जो बड़ी वाली लड़की है जो 10 साल की है, वो उसका इलाज अभी भी चल रहा है, बुरी तरह से ट्राउमा में है। और इस बीच जैसा कि आपने भी कहा, चलिए इस बारे में और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी,
किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में राहुल गांधी की 5वीं गारंटी अब लागू होगी क्या? क्योंकि कल शिवमोगा में 1.5 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम रखा गया है और ये भी बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक सरकार पर दबाव है 5 गारंटी को लागू करने का। तभी तो सरकार बनने के 8 महीने के बाद ये कवायद हो रही है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि राज्य की माली हालत तो ठीक नहीं है। सिद्धारमैया के नवनियुक्त आर्थिक सलाहकार बसवराज राय रेड्डी ने कर्नाटक की आर्थिक स्थिति पर बड़ा बयान दे दिया है 5 चुनावी गारंटी के बारे में। और ये बयान उनका क्या है? उन्होंने कहा कि 5 चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है। ये मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार है, उनका बयान। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन से महत्वपूर्ण दबाव पड़ रहा है। और आप याद कीजिए, ये जो टिप्पणी है, इसी तरह की टिप्पणी डीके शिव कुमार ने भी दी थी। तो दरअसल पूर्व मंत्री और अब कांग्रेस के विधायक हैं राय रेड्डी, उन्होंने पत्रकारों के सामने ये टिप्पणी की थी। लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है उनकी टिप्पणी का। उन्होंने कहा था कि गारंटियों को पूरा करने के लिए 58,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन अब जब वीडियो वायरल हुआ तो राय रेड्डी सफाई दे रहे हैं और वही बात कह रहे हैं कि बयान की गलत व्याख्या की गई है। तो जो बात हम कह रहे थे कि डीके शिव कुमार, उन्होंने भी ऐसा ही बयान दिया था, याद कीजिए। उप मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी ऐसा ही बयान दिया था। और क्या कुछ डीके शिव कुमार ने उस समय कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो 5 चुनावी गारंटियां हैं राहुल गांधी वाली, इनको पूरा करने की वजह से विकास कार्य तो ठप्प होंगे ही। जुड़ते हैं अपनी संवाददाता आयशा खानम से इस सवाल के साथ कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है डीके शिव कुमार वाली लाइन पर ही है, लेकिन सरकार पर भारी दबाव लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। अभी सिद्धरामैया को भी इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ा और हाल ही में कल ही जो बैठक हो रही थी लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की बैठक हो रही थी, वहां पर सिद्धरामैया ने पूरी सभा में कहा कि हमारे अपने ही लोग इस गारंटी के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर ऐसे बयानबाजी होती रही तो लोकसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तो साफ जाहिर होता है कि सिद्धरामैया ये कह रहे हैं कि चुनाव होने तक चुप रहिए और उसके बाद हो सके तो इसकी आलोचना करते रहिए। तो ये सिद्धरामैया के लिए बहुत भारी पड़ता जा रहा है। और कल जो 5वीं गारंटी लागू करने जा रहे हैं युवा निधि, इसके लिए सिद्धरामैया को 5 लाख युवाओं को ये 5वीं गारंटी देने के लिए करीब 250 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। और फिर अगले साल 1,500 और फिर अगले साल 2,500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। माफी के साथ इसी समय हमें ये खत्म करना होगा क्योंकि समय बिल्कुल खत्म हो गया है। हम आगे फिर इस मामले पर जरूर कभी जुड़ेंगे और आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।